Now we are going to start the R circuit, L circuit, C circuit, उसके साथ RL सर्किट, RC सर्किट और RLC सर्किट। पहले R सर्किट, ये L सर्किट, ये L सर्किट है, ये C सर्किट है मेरा, दैट मीन्स द कैपेसिटर। ओके, यहां पर करना क्या है, यहां पर एक चीज आप याद रखो, ईच एंड एवरी केस द वोल्टेज इज इन योर कंट्रोल, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स द वोल्टेज इज इन योर कंट्रोल। यहां पर क्या देखना है, अब यहां पर यह देखना है इसका करंट का एक्सप्रेशन कैसा होगा। इन जनरल हम लोग ये जानते हैं अगर वोल्टेज ऐसा है तो करंट ऐसा होना चाहिए। ये चेक करना है, दैट मीन्स द वोल्टेज इज फिक्स्ड, ये हम दे रहे हैं, इसमें जो करंट जनरेट हो रहा है वो जो हम लोग जो नॉर्मल एक्सप्रेशन पकड़ रहे हैं वो है कि नहीं, वो देखना है। चलो, अगर वोल्टेज दिया है, यहां पर रेजिस्टेंस है, सो देन वी कैन यूज V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर। सो I इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और नीचे R है। अब देखो एक चीज, यहां पर साइन ओमेगा टी सेम है, V नॉट यहां पर V नॉट बाई आर। अब देखो एक एक करके चीज क्लियर होते जाएगा। अगर ये तुम्हारा वोल्टेज है, दिस इज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका पीक वैल्यू V नॉट है। अब इसका जो पीक वैल्यू है वो V नॉट बाई आर है, दैट मीन्स द वैल्यू विल बी डिक्रीज। तो मेरा करंट दोनों ओमेगा टी, मतलब दोनों का इनिशिएशन सेम, बट करंट का वैल्यू कम होने के वजह से ये ऐसा होगा। दिस इज I इक्वल टू V नॉट बाई आर, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी, और I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई आर। ये कुछ नहीं, ओम्स लॉ का रिफ्लेक्शन है, I नॉट होने से V नॉट, V नॉट के नीचे में जो रहता है वो है रेजिस्टेंस, वही बात है। चलो, यहां से फेजर डायग्राम, सबको इसको फेजर डायग्राम बताएगा, हम अपना सुविधा के लिए बोलेंगे वेक्टर डायग्राम, एरो से डिनोट करने वाला जो डायग्राम, ठीक है ना। तो हमारा जो वेक्टर है, जो सब कोई फेजर डायग्राम बोलता है, वो कैसे, वोल्टेज मेरा नोन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एरो। वो एरो का जो लेंथ होगा, वो लेंथ इतना बड़ा होगा तो करंट का लेंथ इतना छोटा होगा। अब जो करंट है दैट इज ओमेगा टी, वो एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है, दैट इज द वोल्टेज। अब करंट भी सेम ओमेगा टी है, तो ये सेम जगह से इनिशिएट होगा, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होना चाहिए, ये हो गया I, मतलब ये हो गया मेरा फेजर डायग्राम। और सुविधा के लिए कभी कभी इसको वेक्टर डायग्राम हम बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल लो, दिस इज द फेजर डायग्राम। अब इंडक्टर में जो लॉ मेरा लगता है, यहां पर ओहम्स लॉ, ओहम भाई यहां पर चल रहा है। अब यहां पर जो भाई चलेगा दैट इज V इक्वल टू, किसी किसी जगह में कैपिटल E लिखता है, मैं V से काम चला रहे हो, DI बाई dt। इंडक्टर में रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या निकलता है, करंट निकलता है। रेजिस्टेंस के मतलब रेजिस्टेंस ऑफर जो किया जाता है करंट को, मतलब यहां से तो करंट चलते जाएगा, इसके ऊपर रेजिस्टेंस कैसे देगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन करंट जनरेट करके। ये इंडक्टर में आपको क्या होगा, इंडक्टर में करंट जाने से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट यहां पर इंड्यूस करके देगा, क्योंकि फील्ड लाइन निकलेगा, ये कर्व जैसा है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, ऐसे करके
फील्ड लाइन से निकलेगा, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, तो ये इंडक्टर में रिलेटिव मोशन होगा फील्ड और इंडक्टर के बीच में। रिलेटिव मोशन क्यों? एसी करंट, फ्लक्चुएटिंग करंट, फ्लक्चुएटिंग फील्ड, तो फ्लक्चुएटिंग फील्ड यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट करेगा तो करंट जनरेट होगा। लेंज लॉ लगाओ, लेंज लॉ क्या बताया था? अगर करंट इंड्यूस्ड हुआ तो वो अपना जनरेट होने का वजह को अपोज करेगा। यहां पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये है वजह, इसमें फील्ड आया और फील्ड ने इसके अंदर फ्लक्स जनरेट किया, वेरिएबल फ्लक्स, यहां पर करंट इंड्यूस्ड हुआ और होने के बाद ये कैसा डायरेक्शन लेगा? इसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन फ्लो करेगा। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द करंट एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, एल इज द इंडक्टेंस। सो ये V के जगह में हम लोग लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये L को यहां पर लेते हैं, ये dt को इधर लेते हैं, इक्वल टू DI। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन ही एक उपाय रखा हुआ है। इंटीग्रेशन डेफिनेट नहीं करेंगे, इनडेफिनेट करेंगे, क्योंकि कितना देर के लिए, कितना साइकिल के लिए करंट चल रहा है हमको मालूम नहीं है। तो डेफिनेट I V नॉट L, साइन का क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा नीचे आएगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं ओमेगा L, ठीक है ना? L पहले से था, इंटीग्रेट के वजह से यहां पर एक ओमेगा आएगा। अब देखो वी हैव लर्न दैट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट शुड बी इन टर्म्स ऑफ साइन। यहां पर कॉस आया है तो कॉस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई ओमेगा L इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब अंदर से अगर माइनस कॉमन ले, हम लोग को क्या मालूम है? साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर माइनस कॉमन लेंगे, एक माइनस बाहर आएगा, ये माइनस को प्लस करेगा, तो I इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये मेरा एक्सप्रेशन। अब देखो रेजिस्टेंस वाज सिमिलर, सॉरी, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस द करंट इज सिमिलर टू वोल्टेज, बट इन केस ऑफ इंडक्टर द एक्सप्रेशन में चेंजिंग आ गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो मेरा यहां पर डायग्राम कैसा होगा? इंडक्टर के लिए मेरा डायग्राम कैसा होगा यहां पर देखते हैं। वोल्टेज ऊपर में नाचेगा, ये माइनस पाई बाई 2 से चलेगा ऐसे करके, और इसका मैग्नीट्यूड V नॉट बाई ओमेगा है। तो ऑब्वियसली ये रेड वाला मेरा करंट है, ये मेरा करंट का एक्सप्रेशन है। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन 0 से होगा, ये सब पॉइंट आप डिनोट कर लो। ऐसे करके इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होना चाहिए करंट का, सॉरी वोल्टेज का, इससे थोड़ा कम होना चाहिए। ये 0 से चालू हो रहा है, ये पाई बाई 2 से। कॉस का याद है ना? कॉस ऐसे करके चलता था, प्लस पाई बाई 2 में 1 होता है, ऐसे करके चलता था। साइन यहां से चलता था ऐसे करके। तो ये वाला चीज हो रहा है, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव पोर्शन। ये तो वेव है, किसी किसी क्वेश्चन में पूछ भी लेता है। ये तुम्हारा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो दिमाग वाला बात क्या है, पहले नीचे वाला चालू करो, क्योंकि इसमें नीचे वाला करोगे ना तो सुविधा होगा। उसके बाद बड़ा मैग्नीट्यूड लेके ब्लैक, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉ कर लो। आ गया मेरा कर्व। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर डायग्राम यहां पर कैसा होगा देखो, एकदम सिंपल है। यहां पर बना देते हैं फेजर डायग्राम। वोल्टेज पहले ओमेगा टी एंगल बना के रखा हुआ है मेरा वोल्टेज। देखो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं हर टाइम जो मेरा गिवन है उसको पहले ड्रॉ करूंगा वोल्टेज। अब ये जो लेंथ है इससे थोड़ा छोटा होगा मेरा करंट, नीचे होना चाहिए क्योंकि मेरा I पाई बाई 2 नीचे है, ठीक है ना, 90 डिग्री लग रहा है नीचे मेरा करंट
होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। यहां पर एक ही जगह से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, करंट एक जगह में है, वोल्टेज मेरा दूसरा जगह में है। दिस इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। अब मुझे मालूम चल गया ओमेगा बाई ओमेगा एल वोल्टेज के नीचे में है, दैट्स मीन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर टू द करंट इज नथिंग बट ओमेगा एल। इट डिनोट बाई एक्स एल, जैसे आर से यहां पर डिनोट होता है, यहां पर एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। फर्दर इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किसका? करंट का, करंट का फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तुम एक ऐसा इंडक्टर ऐसा कंपोनेंट है जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा कौन कंपोनेंट है? तो आपको बताना पड़ेगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वी एक्सएल दैट इज द रिएक्टेंस, इट इज नोन एज द रिएक्टेंस, ओके, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। Inductive reactance is directly proportional to the frequency of the current. Frequency of the current is हम लोग के हाथ में है, जैसे चार्जर के वहां पर लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, वो आप 40 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो अगर 30 हर्ट्ज करोगे तो ये घटाए तो रेजिस्टेंस भी घटा, और बढ़ा देंगे फ्रीक्वेंसी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। बट इफ वी थिंक कैसे करके डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें एक्स एल और फ्रीक्वेंसी का, किसी किसी जगह में म्यू लिखता है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन होगा। दैट मीन्स एज आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर विल बी इंक्रीज्ड। देखो बहुत ही मजा वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको बता रहा हूं, रुको। ये कंसेप्ट के ऊपर चलो एक क्वेश्चन हम तुमको दिखा रहे हैं। एक आरएल सर्किट है, चलो अभी तक किए नहीं है, जैसे करके बल्ब लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गया बल्ब मेरा। अब मैं बताया एज आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट व्हाट विल हैपन टू द ग्लोनेस ऑफ द बल्ब। तो आप बताओगे अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो गया भाई? तो आपको यह देखना पड़ेगा, डज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी? नो, बट द इंडक्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ा, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा भाई? वोल्टेज घट जाएगा और इसका जो ग्लोनेस है वो ड्रॉप कर जाएगा। समझ में आया ना? मजा आया ना चीज? तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर घटा दिए तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटने से यहां पर अच्छा से करंट फ्लो मिलेगा, तो बल्ब अपना ग्लोनेस बढ़ा देगा। देखो ये एक आरएल सर्किट है, कितना ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे और एक चीज हम लोग के दिमाग में आना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसको अगर उल्टा कर दे, अगर ऐसा कोई सर्किट बना दे, वो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, तो वहां पर भी ऐसा सर्किट ही लगना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रेडियो हो गया, या कॉकपिट में बैठा हुआ है एक पायलट जो मेडे मेडे कर रहा है, वो तब क्या हो रहा है? जो सर्किट बना हुआ है ऊपर, एक ट्रांसमिट कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है। ट्रांसमिट में भी और रिसीव में भी फ्रीक्वेंसी का बात है। तो फ्रीक्वेंसी का बात में है, तो हम लोग ये सब कंपोनेंट वहां पर यूज करके बना सकते हैं। तो दिमाग में आ रहा है चीज। तो फ्रीक्वेंसी होने से देखो क्या क्या पूछ सकता है। आरएलसी सर्किट को एकदम रेडियो सर्किट बोला जाएगा, उसको क्वालिटी फैक्टर लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो क्वालिटी फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरएलसी सर्किट, मतलब आर एल और टिन को सीरीज में लगा दिया जाए, उसके बाद पूछा जाएगा। डन। तो ये तो चीज हो गया। अब कैपेसिटर का बेस फंडा क्या है? Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस। अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। मेरा प्रीवियस वीडियो में वो मैं बताया है, अच्छा से डिस्कशन किया हूं। चलो इसमें भी थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि अभी तो वो सब व्यू नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लो, वहां से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको बोले ए कैपेसिटर is connected with DC current and there is
a galvanometer connected over here. That means I have connected for the timing. Forget about the AC current. I have connected a DC current. इसको समझ लो 7 वोल्ट 8 वोल्ट कुछ वोल्ट DC वोल्ट लगाए हैं. थोड़ा यहां से ये टॉपिक से थोड़ा बाहर है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो यहां पर क्या करंट फ्लो होगा? नहीं. क्यों नहीं? देखो, फैराडेज लॉ तभी काम आता है जब वहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तो रिलेटिव मोशन हो. रिलेटिव मोशन नहीं है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है. कैपेसिटर में रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा. तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा. यहां पर चार्ज एक्यूमुलेशन होने से क्या होगा? उससे फील्ड निकलेगा. वो फील्ड कैसा होगा? कांस्टेंट. ये वेरीनेस कुछ नहीं लाता है, स्टैटिक करंट है, मतलब स्टेडी करंट है, भर देगा. अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट. कांस्टेंट फ्लक्स में कोई करंट नहीं आता है, इंड्यूस्ड करंट तो नहीं आता है. तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. यही क्वेश्चन को और ट्विस्टेड कर देते हैं. समझ लो इसको 4 सेकंड लगता है फुल चार्ज होने में. तो मैं जो अभी बताया फुल चार्ज होने के बाद वो करंट जीरो हो जाएगा. अब मैं क्वेश्चन को घुमा के ये बताऊं, इज देयर अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हाइल चार्जिंग विद द डीसी वोल्टेज. अब देखो, जब चार्ज हो रहा है जीरो से कुछ चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है, दैट मींस दिस इज द अकाउंट ऑफ चार्जेस इज वेरिएबल टिल द फुल चार्ज. तो 0 to 3 सेकेंड 3.9 सेकेंड तक इसका चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है. सो एट दैट मोमेंट देयर विल बी अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हाइल चार्जिंग. तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन याद आया, बता दिए. नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ एसी करंट. एसी करंट तो पूरा वेरिएबल वाला करंट है. यहां पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. एट दैट मोमेंट द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल क्रिएट इंड्यूस्ड करंट ओवर हियर. तो वही मैक्सवेल ने बताया था. यहां जो करंट आ रहा है दैट इज द कंडक्शन करंट, और ये उड़ के यहां से जा रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट. कर्सॉफ्स लॉ के हिसाब से करंट जितना इन होगा उतना ही आउट होना चाहिए. IC इक्वल टू ID, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पोर्शन है. तो Q इक्वल टू CV, V के जगह में V नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहां पर वेरिएबल करंट है, तो मेरा वेरिएबल समझाने के लिए इसका डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि I इक्वल टू Q dQ बाई dt कराए थे अभी. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको C को थोड़ा नजदीक में लिखते हैं और d dt, C छोटा हो गया. अच्छा, dq बाई dt इज द वेरिएबल करंट फॉर AC. अब इसको C और V नॉट को तो हटा दो. साइन का cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा. अब देखो V नॉट इंटू C ओमेगा, कॉस को हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट शुड बी इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ये सब चीज फॉर्मूला में डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखा पाई बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको स्विच करवा रहा हूं. तो अब देखो एक लिखने का तरीका, मुझे मालूम है जो रेजिस्टेंस रहता है वो V नॉट के नीचे रहना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है देखो, ये मेरा हो गया रेजिस्टेंस. सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर दैट इज XC इक्वल टू 1 by omega C. 1 by omega C. It also depends on the frequency 2 pi FC. कैपेसिटेंस पाई और 2 दोनों फिक्स्ड है. यहां पर प्रोपोर्शनली था, यहां पर क्या है? XC is डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ फ्रीक्वेंसी. अगर कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका ग्राफ कैसा होता है? देखो यहां पर XC और फ्रीक्वेंसी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है. ठीक है ना? अगर मैं यही चीज बोलूं XC और 1 बाई फ्रीक्वेंसी का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
और 1/f लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर वाला डायग्राम और कंपेयर अगर करेंगे तो सेम ही चीज लग रहा है, यहां पर प्लस और माइनस। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा देख लेते हैं। इसका फेजर डायग्राम अभी बनाएंगे हम। पहले देखो करंट π/2, देखो पहले तो वोल्टेज ड्रॉ करने से मेरा थोड़ा गड़बड़ी लगता है, तो मैं पहले करंट को बना लेता हूं। ये प्लस π/2 ऐसे करके ऐसे। तो मेरा जो यहां पर मिड पॉइंट मेरा जो वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड ऊपर, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लो, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ऊपर है। ये V = V0 sin ωt और ये मेरा I = I0 के जगह में ये वाला एक्सप्रेशन मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं, sin ωt प्लस π/2। तो अगर इसका वेक्टर डायग्राम मतलब फेजर डायग्राम पहले वोल्टेज ही बनाना है, इसमें हर टाइम वोल्टेज बनाओ। वोल्टेज जो ωt एंगल बना के रखा हुआ है इससे प्लस π/2 मतलब ऊपर, इसका मैग्नीट्यूड का थोड़ा छोटा I, इसको कहा जाएगा फेजर डायग्राम। देखो 90 डिग्री लग रहा है ना, इसको फेजर डायग्राम। तो मेरा कंसेप्ट क्या हुआ, 0 π/2 माइनस में, π/2 प्लस में। करंट का करंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में नीचे एक बार है, वोल्टेज को हर टाइम में ड्रॉ कर रहा हूं, पहले वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, वोल्टेज में ही है तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में नीचे है तो इंडक्टर, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ऊपर में है तो कैपेसिटर। अभी कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसका देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है, ग्राफ दिया गया है। मैं ग्राफ को एनालिसिस कर रहा हूं, पहले रुको इसको हटा देते हैं। अब देखो ऐसा दिया गया है, एक ग्राफ है रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस इस एक्सिस में है और यहां पर फ्रीक्वेंसी है। यहां पर बोला रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऐसे करके लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन में, फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में। मेरा कर्व ऐसा है और एक तो बताया है वो स्ट्रेट लाइन जैसा है। तो आप ये देख के बताओ ये कौन सर्किट है, ये कौन सर्किट है। ये तो देख के समझ में ही आ रहा है। ईच एंड एवरी पॉइंट में फ्रीक्वेंसी जितना भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये वैल्यू अपना चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज द रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ जहां पर लगता है भाई। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, ये कैपेसिटर का है। मतलब ये ग्राफ देख के आपको पूछ रहा है वो सर्किट क्या है। अब देखो और कुछ क्वेश्चन दिया गया है जहां पर ये पूछ रहा है करंट ने π/2 से, आप एक ऐसे सर्किट में वोल्टेज सेट किए हो जहां पर करंट अपना π/2 से लैग कर रहा है या π/2 से लीड कर रहा है। अगर लैग किया मतलब नीचे लटक रहा है, नीचे लटकने का मतलब क्या है, वो इंडक्टर है। और लीड कर रहा है मतलब ऊपर आ गया है, तो ऊपर का मतलब क्या है, वो कैपेसिटर है। देखो ये सब आपको क्वेश्चन आया है विदाउट टेलिंग द सर्किट, इंटरप्रिटिंग सम फेजर एंगल, आपको पूछ रहा है वो है क्या सर्किट। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और आरएल सर्किट का एक तो क्वेश्चन मैं दिखाया हूं, अभी इसको आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, इसको अच्छा से समझ लेते हैं। देखो अगर दो दो करके लिखते जाए आर एल सर्किट, इसमें क्या करना है, इसका फेजर डायग्राम ही निकालना है। इसका इंपीडेंस मतलब ये जो रेजिस्टेंस है टोटल, इसको कहा जाता है इंपीडेंस। इसको Z से डिनोट किया जाता है, जैसे नेट रेजिस्टेंस हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां पर इंपीडेंस। यहां पर भी याद रखना हम लोग वेक्टर करेंगे, वेक्टर एक्सप्रेशन में फेजर को वेक्टर बोलता हूं तो थोड़ा सुविधा आता है। फेजर डायग्राम नया चीज है, वेक्टर बोलने से अच्छा
लाइन लून खींचना होगा। अब देखो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मेरा वोल्टेज तो ठीक है। अब मुझे मालूम है सीरीज कनेक्शन में मेरा वोल्टेज क्या होता है, अक्रॉस में ड्रॉप करेगा, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। इसका जो वेक्टर डायग्राम है और करंट का वेक्टर डायग्राम दोनों सेम होगा। मैं फिर भी बता रहा हूं, वेक्टर नहीं फेजर, थोड़ा मान के चलना। इसका जो वेक्टर है इससे नीचे लटक जाएगा मेरा करंट। तो इसको मैं अगर बनाऊं तो मेरा सबसे इजी तरीका क्या है, मैं पहले रेजिस्टेंस का बनाता हूं, क्योंकि इसमें करंट और ये दोनों सेम है। अच्छा, दोनों में वोल्टेज डिफरेंट होने से चलेगा, लेकिन करंट सीरीज में सेम रहता है। देखो दोनों में आई है और दोनों का वोल्टेज डिफरेंट है। तो पहले मैं रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल रहा हूं। इसमें ही करंट मुझे मिलेगा थोड़ा छोटा मैग्नीट्यूड में। आगे मुझे मालूम है करंट रहता है थोड़ा छोटा मैग्नीट्यूड में रहना चाहिए। अब करंट के रिस्पेक्ट में ये वाला वोल्टेज ऊपर में है। देखो करंट अगर इधर है, करंट के रिस्पेक्ट में VL मेरा ऊपर होना चाहिए। अच्छा से समझो, करंट ऊपर, करंट वोल्टेज है ऊपर, मेरा करंट है वोल्टेज है ऊपर। तो मैं इंटर रिलेशन बना लिया, दोनों कोइंसिडेंस, करंट का इंटरप्रिटेशन मिल गया। ये ओमेगा टी के ऊपर में है और ये 90 डिग्री में। अब इसका जो फेजर डायग्राम मुझे मिला, इसको तुम ऐसे करके ट्रायंगल लॉ जैसा होता है ना, उसको बना दो। बनाने के बाद इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद जो मिला, दैट इज द इक्विवेलेंट वोल्टेज, दैट इज द V। दिस V वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम लोग सेट किए थे, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये नेट वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है VL और VR में। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, करंट AC करंट में सिंपली स्विच करते रहते हैं, V का ग्राफ जैसा, I का ग्राफ वैसा। अभी हमको क्या चाहिए, R। तो ये जो रेड कलर का लाइन है, अगर मैं अच्छा से देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहां पर लेके आता हूं। इसका जो बेस है वो VR है, तो VR रेजिस्टेंस को समझाता है। वो VL है, वो इसका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर XL को समझाता है। VL मतलब इंडक्टर, इंडक्टर का वोल्टेज मतलब उसको रिप्लेस करो XL से। और ये तुम्हारा है इंपीडेंस जो नेट। ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे, Z इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, बात खत्म। XL इक्वल टू ओमेगा L, अगर चाहिए तो ओमेगा L, सॉरी L का यूनिट हेनरी में आता है, ठीक है ना। अब ये वाला चीज समझने के बाद हम RL और RC सर्किट सीखेंगे। RC सर्किट, R यहां पर एक कैपेसिटर लगा दो। सिमिलरली वोल्टेज मेरा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर वोल्टेज VR, वोल्टेज चेंज होगा VC। ये इसका वेक्टर कोइंसाइडिंग होता है, इसका वेक्टर, इसके ऊपर करंट I रहता है। वोल्टेज को थोड़ा आगे रखो VC, और करंट मेरा ऊपर रहता है प्लस π/2 में। तो मेरा फेजर डायग्राम कैसा होगा, कोइंसाइडिंग है, करंट का इंटरप्रिटेशन आ रहा है क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है। देखो ये मेरा VR है, हर टाइम दोनों में हम लोग क्या थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ VR, क्योंकि वहां से मैं करंट का एक्सप्रेशन ला सकता हूं, क्योंकि यहां पर तीन चीज है, VR, I and C। ये I है। अब I जिधर है उसके रिस्पेक्ट में नीचे मेरा VC है, I जिधर है नीचे π/2 में मेरा VC होना चाहिए। अब कुछ नहीं, वेक्टर के जैसा जो हो गया मेरा नेट वोल्टेज, ठीक है ना। अगेन यहां पर अगर अच्छा से ड्रॉ किया जाए, रुको, इसको पैरेलली अच्छा से किया जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे यहां पर मिलेगा। जो राइट एंगल, या इसको ही हटा लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या है, VC, तो XC। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर रेजिस्टेंस का इक्वल है तो R, तो ये मेरा Z। तो सेम ही चीज आएगा ना, इंपीडेंस।
z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इंपीडेंस निकालना, ट्रायंगल निकाल के बनाओ, बहुत इजी होता है, दोनों में सेम हो रहा है इंपीडेंस। अब ये तीनों को अगर एक साथ रखा जाए, दैट इज नोन एज द RLC सर्किट। वो सर्किट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रेजोनेंस, ये सब बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो एक एक करके देखते हैं। अच्छा, RLC सर्किट मतलब R, L और C सर्किट मेरा वोल्टेज, सिमिलरली V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये मेरा नेट वोल्टेज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर में VR, VL, VC। इसका जो डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन सेम होगा I का, इसका नीचे हो जाएगा I का, इसका ऊपर हो जाएगा I का। VC यहां पर दे देता है। तो ये तीनों को अगर डायग्राम में ड्रॉ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ VR। VR के ऊपर ही मेरा करंट है I। अब करंट जहां पर है उसका 90 डिग्री ऊपर में VL है, इसका 90 डिग्री ऊपर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मेरा VL है। अब करंट जिधर है उससे 90 डिग्री नीचे, करंट जिधर है उसका 90 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री एंगल बना रहा है। अब देखो फोर्स के बारे में एक बार याद करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक ही पॉइंट में अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो फोर्स, नेट फोर्स माइनस हो जाता है। अगर ये दोनों में अगर VC बड़ा है तो डायरेक्शन VC माइनस VL, थोड़ा वैल्यू छोटा हो जाएगा VC माइनस VL। अगेन क्या करना है, एक पैरेललोग्राम हो गया। फिर ये जो आ गया ये मेरा नेट वोल्टेज VR और VC माइनस VL में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहां पर इंपीडेंस Z इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब आप ये वाला चीज ऊपर लो नीचे लो, कुछ नहीं आता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, यहां पर ये वाला टॉपिक लेके यहां से हम लोग रेजोनेंस ऑफ द सर्किट, क्वालिटी फैक्टर, RLC सर्किट कैसे एक रेडियो के जैसा काम करेगा, फ्रीक्वेंसी रिसीवर के हिसाब से काम करेगा, वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।